नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कि नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, जहां पर भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन कर लिए गए हैं कि नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। और फाइनली आप कह सकते हैं कि 15 सालों के पॉज के बाद दोनों ग्रुप्स के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत स्टार्ट हो पाएगी। तो दोस्तों, जिस हिसाब से और जिस पे से भारत अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने में लगा हुआ है, अभी हर कंट्री ईगर है कि वो भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उनके साथ तो एफटी साइन करना और ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल 2024-25 में दोनों ग्रुप्स का ट्रेड 179 बिलियन डॉलर के आसपास था, जहां पर हम 64.8 बिलियन डॉलर के ट्रेड डेफिसिट में है। तो अगर एक बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को बिना टैक्स और ड्यूटीज़ के बेच सकते हैं, जिसके चलते इवेंचुअली हमारा ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर हमें और कम होता हुआ दिखाई देगा। अगली दो अपडेट गुड़गांव से है, जहां पर गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लान्स एक्सप्लोर करने स्टार्ट कर दिए हैं 3 नए एलिवेटेड कॉरिडोर्स को लेकर। और इसको लेकर उन्होंने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी फ्लोट किया है, जिसके अंतर्गत कंसल्टेंट को हायर किया जाएगा जो इनकी फिजिबिलिटी स्टडी और डीपीआर के ऊपर काम करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, तो इनमें से एक एलिवेटेड रोड राजीव चौक से अतुल कटारिया चौक के बीच बनेगा, 7.4 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। दूसरा वाला अतुल कटारिया चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच बनेगा, जो इस चौक को द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। 5 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। जबकि तीसरा एलिवेटेड रोड महावीर चौक से इफ्को चौक के बीच बनेगा, 3.7 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। कुल मिलाकर 16 किलोमीटर के आसपास इनकी लेंथ होने वाली है। और मेनली ओल्ड गुड़गांव में ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही इसको बनाया जाएगा। एक बार फिजिबिलिटी स्टडी हो जाती है तो उसके बाद हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दो अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर सबरी रेल लाइन को फंड करने के लिए भी केरला सरकार पूरी तरह से तैयार है। और अब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रेल लाइन अंगामली से इरुमली के बीच बनेगी। 110 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होने वाली है। सबसे पहले 1997 और 98 के आसपास इसको प्रपोज किया गया था, और उस समय रेलवेज ने कहा था कि वो इस रेल लाइन को बनाएंगे अगर यहाँ पर 50% कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट देती है। लेकिन केरला सरकार ये चाहती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर हमारी रेलवेज पूरी तरह से खुद इस रेल लाइन को फंड करे और उनको यहाँ पर कोई पैसा देने की जरूरत ना पड़े। लेकिन रेलवेज ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसी के चलते ऑलमोस्ट 3 दशकों तक इस रेल लाइन के ऊपर काम आगे बढ़ ही नहीं पाया। पर अब केरला सरकार मान गई है कि वो इस रेल लाइन को आधा फंड करेंगे। कुल मिलाकर 3800 करोड़ रुपीज के आसपास इसके ऊपर खर्च आएगा, और उसमें से 1900 करोड़ रुपीज केरला सरकार खर्च करेगी। अगली दो अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर कर्नाटका सरकार ने प्लान अनवेल किए हैं एक नई ईवी सिटी को लेकर। और इसको लेकर स्टेक होल्डर्स और इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, ईवी सिटी फैली होगी 100 एकर्स के एरिया में, और अभी कोई स्पेसिफिक लोकेशन तो नहीं बताई गई है कहाँ पर इसको बनाया जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि बेंगलुरु के आसपास ये बनेगी। ऑलमोस्ट बेंगलोर से 2 घंटे के डिस्टेंस पर यह होगी, जहाँ पर एंड टू एंड इनोवेशन और वैलिडेशन हब सेटअप की जाएगी, जहाँ पर OEMs, MSMEs और SME सप्लायर्स, इनक्यूबेटर्स और शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाएगा ईवी इंडस्ट्री के लिए। 50 एकर्स के एरिया में एक इंटीग्रेटेड टेस्ट जोन भी तैयार किया जाएगा, जहां पर आउटडोर टेस्ट ट्रैक्स, रोड सिमुलेशंस, ग्रेडियंट और हिल टेस्टिंग फैसिलिटीज, चार्जिंग टेस्ट बेड्स और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनकर तैयार होगा। अगली दो अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु कैबिनेट के द्वारा 15 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है। और इसके चलते तमिलनाडु में 34,000 करोड़ रुपीज की हमें और इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, रानीपेट, इस तरह के ऑलमोस्ट 8 से 10 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आएगी। जहां पर अगर कुछ मेजर प्रपोजल्स की बात करूं, तो केनेस टेक्नोलॉजी की पीसीबी फैक्ट्री, जॉनसन इलेक्ट्रिक की ईवी कंपोनेंट फैक्ट्री, एवरवन कोठारी की फुटवेयर फैक्ट्री, जिसके चलते 25,000 के आसपास जॉब जनरेट होगी। इसके अलावा हुंडई के द्वारा भी उनकी चेन्नई फैक्ट्री का एक्सपांशन किया जाएगा। ओवरऑल इसके चलते आपको 55,000 से ज़्यादा जॉब्स जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दो अपडेट बिहार से है, जहां पर दोस्तों बिहार सरकार स्टेट के अंदर एक और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को सेटअप करने जा रही है। और इसके लिए सारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर सोनपुर को चुना गया है। तो दोस्तों, ये एयरपोर्ट एक टाइप का आप कह सकते हैं कि तीसरा एयरपोर्ट होगा पटना के लिए, क्योंकि पटना से जस्ट 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये लोकेटेड होगा। कुल मिलाकर 4,228 एकर्स ऑफ लैंड इसके लिए एक्वायर करनी पड़ेगी, जिसमें से ज़्यादातर लैंड यहाँ पर प्राइवेट लैंड ही है। और इसको एक्वायर करने के लिए 1,302 करोड़ रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। और अभी तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा रिसर्च स्टेजेस में है, तो अभी इसको लेकर कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है कि कितने टर्मिनल्स बनेंगे यहाँ पर या फिर कितने रनवेज यहाँ पर बनेंगे। लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि अगर ये एयरपोर्ट बनाया जाता है तो ये बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा।
अगली दोस्तों अपडेट भारत टैक्सी को लेकर है, जहां पर हमारे यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा भारत की पहली कोऑपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म यानी कि भारत टैक्सी को लॉन्च कर दिया गया है। और ऐसा बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिलहाल इसको 2 मंथ के पायलट प्रोग्राम के बेसिस पर ऑपरेट करेगी। तो दोस्तों ये कोऑपरेटिव टैक्सी एक डायरेक्ट कंपटीशन होगा देश के अंदर प्राइवेट कैब ऑपरेटर्स के लिए, जैसे कि ओला और उबर के लिए, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स में लंबे समय से देखा गया है कि यहाँ पर जो ड्राइवर्स होते हैं उनको अच्छे इंसेंटिव नहीं दिए जाते हैं। और क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स मेनली फॉरेन फंडेड है, ज़्यादातर पैसा यहाँ पर फॉरेन कंपनीज के द्वारा लगाया गया है, तो प्रॉफिट्स का एक बड़ा शेयर बाहर चला जाता है। पर अगर हमारे पास खुद की कोऑपरेटिव टैक्सी होगी तो एक ही बार में आप कह सकते हैं कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व हो पाएंगी। और मेनली जो ड्राइवर्स का इंसेंटिव की प्रॉब्लम है उसी को लेकर ही भारत सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। फिलहाल दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में पायलट बेसिस पर इसकी टेस्टिंग होगी और जो इसके रिजल्ट्स आएंगे उसी के बेसिस पर अगले 3 सालों के अंदर अंदर इसको नेशन वाइड लॉन्च किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट असम से है, जहां पर दोस्तों इंडियन फार्मा जेट सन फार्मास्यूटिकल एक नई फैक्ट्री को सेटअप करने जा रहा है असम के अंदर, और इसके लिए वो 500 करोड़ रुपीस पंप करेंगे। तो दोस्तों अभी इस फैक्ट्री को लेकर इन्होंने असम सरकार के साथ में बातचीत तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन कोई लोकेशन नहीं अनाउंस की गई है कि कहाँ पर ये फैक्ट्री बनेगी। पर असम सरकार के द्वारा कमिट किया गया है कि जहाँ पर भी वो फैक्ट्री बनाना चाहते हैं वहाँ पर उनको असम सरकार पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। कुल मिलाकर 2 फेजेज में ये फैक्ट्री बनेगी, जहाँ पर हर एक फेज में मोस्ट प्रोबेबली 250 करोड़ रुपीस के आसपास इन्वेस्ट होंगे। और एक बार जब ये बन जाती है तो 500 से ज़्यादा जॉब्स इसके थ्रू आपको जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का रूट थोड़ा सा चेंज कर दिया है और इसके जल्दी से एक्सप्रेसवे के ऊपर 12,000 करोड़ रुपीस और खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे आप जानते हैं कि नागपुर से गोवा के बीच में प्लान किया जा रहा है। जब से इसकी अनाउंसमेंट की गई है तब से इसको लेकर लगातार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। स्पेसिफिकली कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में तो कई जगह पर प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं और इसी के चलते अब महाराष्ट्र सरकार ने इसका रूट थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जहां पर पहले इसकी लेंथ 802 किलोमीटर की होने वाली थी, अब ये 856 किलोमीटर का होगा, यानी कि अराउंड 54 किलोमीटर की एडिशनल एक्सप्रेसवे स्ट्रेच यहाँ पर बनाई जाएगी। और इसी के चलते इसकी कॉस्ट 12,000 करोड़ से और बढ़ गई है। पहले 84,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसके ऊपर खर्च आने वाला था और अब 95 से लेकर 96,000 करोड़ रुपीज़ का खर्च आएगा इसको बनाने के लिए। उम्मीद यही है कि अभी लैंड एक्विजिशन में और कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मल्टीपल टूरिज्म प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दिया है और इसी के अंतर्गत आपको दिल्ली में लंदन आई की लाइन्स पर दिल्ली आई, जो कि एक जेंट ऑब्जर्वेशन व्हील होगा, वो बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट में सबसे पहले एक नया वेयर हाउस बनाया जाएगा 49,457 स्क्वायर मीटर के एरिया में। रोहिणी सेक्टर 29 में एक अम्यूजमेंट पार्क भी अप्रूव किया गया है जो 25.5 हेक्टेयर्स के एरिया में फैला होगा। सिमिलरली विकासपुरी में एक रिक्रिएशनल हब को भी अप्रूवल दी गई है जो फैली होगी 2000 स्क्वायर मीटर के एरिया में। और सबसे ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट दिल्ली आई जो कि लंदन आई की लाइन्स पर बनेगा, वो ईस्ट दिल्ली के मयूर विहार में बनाया जाएगा और 15,552 स्क्वायर मीटर के एरिया में ये भी फैला होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।